जय माता दी, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पंकज अग्रवाल स्वागत करता हूं बिजनेस की बातों में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरत की जानी मानी हस्ती, जिनकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रहलाद जी अग्रवाल, जो कि एक अग्रवाल भी हैं, बनिया भाई भी हैं, और तो और एक व्यापारी भाई भी हैं। साथ ही साथ आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इतना ही नहीं, एक समाज सेवी भी हैं। दोस्तों, आज के समय, आज के दौर में जहाँ पे एक मिनट नहीं है किसी के पास बात करने के लिए, वहीं पे हमारे लिए प्रहलाद जी 24 घंटे लगे रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। यदि आप सूरत से हैं और सूरत में रहकर आपका कहीं पेमेंट फंस चुका है बार मंडी के अंदर, तो मैं आपको बता दूं 100% गारंटी है। यदि आप प्रहलाद जी के पास जाते हो, इनकी संस्था में जाते हो, तो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। 100% आपका पेमेंट निकल जाएगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे प्रहलाद जी के साथ। जोरदार तालियां। प्रहलाद जी, सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे आए। तो सबसे पहले एक हमारे ऑडियंस के लिए परिचय हो जाए पूरा। मैं प्रहलाद कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत। ये हमारी जो संस्था है, ये 65 वर्ष पुरानी संस्था है, सूरत की सबसे पुरानी संस्था है। इस संस्था से ही जो सूरत में दशहरा, रामलीला, ये जो पर्व होता है, ये भी हमारी संस्था से ही निकला हुआ है। हमारी संस्था में आर्बिट्रेशन एक्ट लागू है। आर्बिट्रेशन के अंतर्गत जो भी हमारे यहाँ जजमेंट जाते हैं, उसको कोर्ट द्वारा 100% मान्यता प्राप्त हुई है। जिसमें आप समझिए, हमने पिछले करीब 15-20 सालों में कम से कम 500 करोड़ रुपए के जजमेंट दिए हुए हैं, जिसमें कोर्ट द्वारा पूरे उसको 100% समर्थन मिलकर मेरे जजमेंट को कुर्की में कन्वर्ट हुआ है, जिसमें 100% कुर्की हुई है। अच्छा। और उसमें लोगों का पूरा पैसा प्राप्त हुआ है। पहले बात करें प्रहलाद जी आपसे, आपकी एज कितनी है यार? मेरी अभी सोली में 60 ईयर हुई है। जो हमारा जन्मदिन सूरत आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन जो होली का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे मनाया गया था, वहाँ पे केक काटा गया था, और उसी दिन हमको सीनियर सिटीजन प्राप्त हुई। क्या बात है, 60 साल यार। 60 साल किसे कहते हैं? जहाँ पे लोग रिटायर होते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, और तो और 4 धाम की यात्रा करते हैं, वहाँ पे आप 60 साल की उम्र में लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को पेमेंट निकालने के लगे हुए, ऐसा क्यों? सर, ऐसा नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही वैसे वैसे एनर्जी मिल रही है, काम करने की क्षमता और बढ़ रही है। और कोई हमारे यहाँ आता है, कोई दुखी या रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ जाता है, वो हमको सबसे बड़ी एनर्जी देके जा रहा है। और किसी का काम हो जाता है तो ये समझ लीजिए, मेरे को लगता है कि ये मेरा काम हो गया, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है। यार, आप इस उम्र में आके भी डरते नहीं हो, आप में डेयरिंग खूब है। मैं आप काफ़ी समय से आपसे मिल रहा हूँ, मुलाकात भी हो रही है। आपके बात करने का ढंग, पेमेंट मांगने का ढंग देखता हूँ ना, ऐसा लगता है यार 15 साल का बच्चा मांग रहा हो। इतना डेयरिंग आया कहाँ से आपने? सर, ट्रेनिंग वाली बात तो ये है कि भाई जिसकी भी कोई शिकायत आती है, कोई दुख तकलीफ लगता है, तो ये मैं उसको अपने ऊपर ले लेता हूँ, और ये अपनी ईगो पे बना लेता हूँ कि ये पैसा सामने वाला है, ये इसका पैसा बाकी नहीं, मेरा पैसा बाकी है। उस बेस पे मैं उससे दिल से पैसा मांगता हूँ, सामने वाले से मैं लड़ जाता हूँ। चीटर होता हूँ, मैं छोड़ता हूँ नहीं। हाँ, अगर सामने वाले का देखता हूँ वास्तव में उसकी हालत खराब है आर्थिक, तो मैं उसको परेशान भी नहीं करता हूँ, और सामने वाले दुकानदार से भी बोल देता हूँ कि भाई इसकी आर्थिक हालत खराब है, इसकी आपको जो मदद करनी हो आप जो भी है थोड़ा सा वेट करो, आराम से आ जाएगा। उसको मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। बाहर का व्यापारी पुलिस से नहीं डरता यार, प्रहलाद अग्रवाल से डरता है, ऐसा क्यों? सर, ऐसा ये है कि अगर जो चीटर होता है तो मैं उसका छोड़ता हूँ, मैं सार्वजनिक उसका बहिष्कार करता हूँ, और सार्वजनिक का मैं यूपी, बिहार, कहीं भी उसका पूरा सर्कुलर जारी कर देता हूँ कि ऐसे चीटर से कोई काम नहीं करे। तो वो इतना दहशत में आ जाता है कि जो समाज से डरता है उसको सूरत का पैसा या कहीं का पैसा देना पड़ेगा। और जो चीटर है, जो नंगा है, उससे तो खुदा भी डरता है, उससे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, उसको कोर्ट भी नहीं कर सकती। जो सामाजिक डर है, जिसको जरा सा भी है, तो वो हमसे डरता है और तुरंत यहाँ का पैसा लोगों को रिलीज करता है। यार, आपकी सेटिंग बड़ी तगड़ी है यार। आप पहले खुद फोन करते हैं, यदि आपसे काम नहीं बनता है तो ट्रांसपोर्ट वालों को भी बोल के उसका माल आना जाना बंद करवा देते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले भी आपकी बात मानते हैं, ऐसा कैसे यार? सर, सारे ट्रांसपोर्ट वालों से मेरे संबंध लगभग 40 साल 45 साल पुराने हैं, और हमने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को अपने ऑफिस में बुलाया था। हमने कहा ये चीटरों और धोखाधड़ी वालों को रोकना है, और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट आपका ही चाहिए, क्योंकि बेस जो होता है वो कपड़ा आपके यहाँ से जाता है। तो अगर हम जिसको ब्लैकलिस्ट करें और हम आपकी एसोसिएशन को जो लेटर इशू करें कि भाई इस व्यापारी का कोई भी माल बुक नहीं होगा, वो चाहे कैश में लेवे या उधार लेवे, तो आप अपने सारे ट्रांसपोर्टों को सर्कुलर जारी करें कि इसका माल बुकिंग नहीं होगा।
तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, प्रेसिडेंट ने, सेक्रेटरी ने हमको आश्वासन दिया और उस बात पे उन्होंने आज भी वो अमल कर रहे हैं। अगर हम जिसको ब्लैक लिस्ट करते हैं उसका एक लेटर मेरा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में जाता है, तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी फरमान जारी कर देता है कि इसका कोई भी मांग नहीं करेगा। ये हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। आपने यहीं पे नहीं रुकते यार, यानी पेमेंट नहीं आता है तो सामने वाले की मंडी जो होती है, गांव जो होता है, जो शहर होता है, वहाँ के कपड़ा एसोसिएशन में आप बात कर लेते हो, वहाँ से भी आपका टाई अप है? हाँ सर, मेरा जैसे गोरखपुर है, कानपुर है, कोटा है। अभी मेरे पास रिसेंटली एक एजेंट का 75 लाख रुपए उसका कोटा में बाकी है, वो उसका पेमेंट 2 साल से नहीं रहा था। वो एजेंट मेरे पास आया, बहुत शरीफ आदमी है, क्योंकि अगर हमने देखा कि उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो सुसाइड कर लेगा। तो मैंने कोटा के प्रेसिडेंट को फोन लगाया कि भाई ऐसे ऐसे ये मैटर आया है और आपके यहाँ का ही व्यापारी 75 लाख रुपए रुके हुए हैं, इससे तो आपकी कोटा मंडी बदनाम हो रही है, आप इसमें एक्शन लेवें। तो मैंने उनको एक लेटर इशू किया। उनका हमारे पास कॉल आया कि जिस एजेंट का पैसा बाकी आप मेरे पास भेजिए उसको। मैंने उनको भेजा। वहाँ की संस्था 3 दिन तक उस दुकानदार के पास लगी रही, रात दिन, और फिर उससे बाद में एग्रीमेंट कराया कि भाई जो भी है ये 6 महीने में हम इसका ये 75 लाख रुपए पेमेंट क्लियर कर देंगे। तो कोटा की संस्था ने हमको बहुत इस मामले में कोऑपरेट किया। ये रिसेंटली अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, इसलिए हम कोटा के प्रेसिडेंट को भी बहुत स्पेशल धन्यवाद देते हैं। दूसरा, हम कानपुर की कपड़ा कमेटी है, उससे भी हमारा टाई अप है। उनके प्रेसिडेंट को हमने अपने ग्रुप में जोड़ रखा, और जो कानपुर का जो पूरा इतना बड़ा कपड़ा बाजार है, जो 10,000 15,000 जो भी दुकान है, उनके ग्रुप से हम जुड़े हैं। तो जो हम ब्लैकलिस्ट करते हैं जिस किसी की या कोई कंप्लेन आती, तो वो लेटर हम कानपुर में भी सर्कुलर करते हैं, गोरखपुर में भी करते हैं। मतलब जितनी मंडियों में हमारा टाई अप हम सब जगह करते हैं। अभी हम अहमदाबाद से भी टाई अप करने जा रहे हैं, और जयपुर से भी अभी हमारा वहाँ के भी प्रेसिडेंट से बात हुई। मतलब हम दिल्ली से भी बात हुई है। तो हम हर संस्थाओं से टाई अप करके हम उनके ग्रुप से जुड़ते जा रहे हैं, जिससे ये सारा हमारा मैटर पूरा सर्कुलर हो। पलाजी, बात समझनी थी यार, प्यार किसी और का, मोहब्बत किसी और की, पेमेंट किसी और का, और आप ऐसे ही दुश्मनी पाल रहे हैं बार बार मंडी के साथ, ऐसा क्यों? सर दुश्मनी तो क्या पाल रहे हैं, मगर हाँ चीटर लोग हमको बहुत परेशान भी बहुत करते हैं। मेरे खिलाफ वहाँ FIR भी कराते हैं। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले मेरे को एक पटौना का व्यापारी चीटर है, नाम हम बता देते हैं, गोया ट्रेडर्स, उसके खिलाफ हमारे पास केस आए। उसने हमको फंसाने के लिए वहाँ पे FIR झूठी दर्ज कर दी। इसके लिए फिर बाद में हमको हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। हाई कोर्ट में यूपी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ से मेरे को स्टे भी मिला। और वो दुकानदार अलग अलग नामों से, नाम बदल बदल के, किसी को कोई किसी का स्टाफ है उसके नाम से डमी माल मंगा रहा है, मगर यहाँ के जो लोकल एजेंट है वो भी उसका साथ देते हैं। मतलब डमी व्यापारी खड़ा करके उसको कपड़ा भिजवाने के लिए उसके नाम से GST लेके उसको कपड़ा भिजवा रहे हैं। तो वो एजेंट समझ रहे हैं कि हमारी रकम सेफ हो रही है ना। वो एजेंट आज खुश है, मगर 5 साल बाद उस एजेंट की क्या हालत होगी मैं भी नहीं कह सकता। मैं फ्यूचर में आपको लिख के दे सकता हूँ, वो एजेंट भी तबाह हो जाएगा। क्योंकि जो गलत का साथ देगा वो सोचेगा क्या, सोचता क्या कि मेरी रकम तो आ जाएगी। यहाँ उसकी सोच गलत हो जाएगी। यहाँ लोकल एजेंट है, कुछ चीटर एजेंट है, उनके खिलाफ भी मैंने ब्लैक लिस्ट वगैरह किया। तो उन्होंने उल्टा मेरे को मानहानि का नोटिस भेजा 1 करोड़ रुपए का। तो मेरे वकील ने उनको जवाब दिया कि तुम्हारी कैपेसिटी तो 5,000 रुपए महीने की नहीं है, तुमको इस तरह से 1-1 करोड़ रुपए मानहानि करके कमाना है क्या? मतलब ऐसे ऐसे चीटर एजेंट भी बैठे साहब, बहुत तकलीफ होती है उस चीज से। कभी आपको धमकी मिली है? धमकी तो बहुत मिलती है सर। अच्छा। मगर मैं इन चीजों से नहीं डरता हूँ। जान से ज्यादा क्या है, अब उम्र भी 60 हो गई है, तो मौत से ज्यादा क्या है, इसलिए कोई डर नहीं। कभी आपको डर लगा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, कल ना कोई अटैक नहीं कर दे, कोई हमला नहीं कर दे? कभी इन चीजों का कभी डर नहीं, कभी डर नहीं। यार पलाजी, एक बात और है यार, मैंने सुना है ना तो आप खुद चैन से सोते हो, नहीं अपनी टीम जो है आपकी कार्यकारिणी सदस्य है उनको सोने देते हो, ऐसा क्यों? सर हमारा जो 21 का बोर्ड है और इनवाइटी और कॉप मिला के 31 का बोर्ड है। हमारे जितने लोग 31 लोग बने हुए पूरे एनर्जिक है। वो लोग सब, हम लोगों की मीटिंग होती है, पहला भाई आप जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और हम सब आपके साथ है। तो वो लोग खुद भी मेहनत करते हैं और हमको भी प्रोत्साहित करते हैं। जैसे हमारे स्पेशल है केदार जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जो श्याम सेवा ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, श्याम मंदिर से जुड़े हुए हैं, ट्रेजरर हैं। सुदर्शन माता ने लिया है, जो हमारे रामलीला से भी जुड़ा है, हमारे सह कोषाध्यक्ष है। हमारे महेश जी जैन है, सेक्रेटरी हैं। तो मतलब ये हमारे जो हमारे झावरमल गोयल है जो ट्रेजरर है, जो सब समाज सेवी है। मतलब जो भंडारा भी चलाते हैं, मिलेनियम मार्केट के सामने आज मेरे ख्याल से 15 साल से भंडारा चला रहे हैं। राजीव उमर है, सेवा फाउंडेशन 2 हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो हमारे जितने लोग हैं एनर्जिक है और सेवा भावना से जुड़े हैं, इसलिए जो हम काम कर रहे हैं तो उन लोगों को हमको सबको समर्थन खूब अच्छा मिल रहा है। जो काम हम लोग सब लोग 31 की टीम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक चीज देखिए, मैंने आपकी फोटो डेली या तो न्यूज़पेपर पे आती है, या वीडियो में आती है, या फिर टीवी पे आती है। सेलिब्रिटी की फोटो नहीं आती, उतनी फोटो आपकी आती है, ऐसा क्यों? सर ये हम कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर रहे, हम ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते कि जो हम
मीडिया के द्वारा संदेश दे रहे हैं या वीडियो के द्वारा दे रहे हैं या टीवी के द्वारा दे रहे हैं, तो हम चेतावनी के रूप में देते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीटिंग हो रही है, तो हम लोगों को, जनता को जागरूक करने के लिए करते हैं। ये हमारा अपना कोई एडवर्टाइजमेंट, अब 60 साल की उम्र हो गई, हम क्या अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे। मैं लोगों का अवेयरनेस करने के लिए मीडिया के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि ऐसे ऐसे ये। आप इतने पॉपुलर हो चुके हो, क्या आपको पॉलिटिकल में जाना है? सर मैंने तो कभी पॉलिटिकल सोचा नहीं है, और इस लाइन में तो मैं जिंदगी में कभी सोचूंगा भी नहीं। मैं तो ये जब तक आरती एसएम की 1-2 साल सेवा कर रहा हूँ बस, इसके बाद अब मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कभी कल्पना भी नहीं करता हूँ। भविष्य में क्या चाहते हैं आप? अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? नहीं, मैं बस जो हमारे व्यापारी भाई जो फंसे हुए हैं, बस उनका विचारों का काम होता रहे। कोई उनका, चाहे यहाँ का दुकानदार, बाहर का व्यापारी, इन दोनों का कोई भी मैटर हो, फंसता है तो उसका समाधान करा दें, बस मेरी और कोई इच्छा नहीं है। आपके हिसाब से एक मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए? मनुष्य का कर्तव्य भाई धोखाधड़ी नहीं करे, चीटिंग नहीं करे, अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा व्यापार करे, तरक्की करे, किसी का पैसा ना खाए, किसी का पैसा नहीं खाए, वो धोखाधड़ी हो गया। धोखाधड़ी, मगर धोखाधड़ी की भी परिभाषा चेंज हो गई, बहुत धोखाधड़ी हो रही है। 70% धोखाधड़ी हो रही है। लोग धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहे, उससे उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। लोग अभी समझ नहीं रहे कि लाओ करोड़ 50 लाख रुपए के हम चीटिंग कर ले, हम बड़े आदमी बन जाएंगे, उसका भविष्य और खराब हो रहा है। आपकी जो संस्था है आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन, ये स्थापना कब से हुई है? ये सर 65 साल लगभग पुरानी। 65 साल? जी सर। मतलब आपके हिसाब से पोस्टा भी बाद में आई है? पोस्टा तो साहब अभी 20-25 साल पहले आई है। मेरे ख्याल से लगभग 1994-95 में आई है। यदि मैं ये कहूँ कि सूरत की सबसे पुरानी संस्था आपकी है तो गलत नहीं है? जी नहीं, इसमें एकदम 100% सही है। सूरत की सबसे पुरानी संस्था सूरत आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन है, जो पहले मार्केट की छुट्टियां वगैरह भी सब सूरत आड़तिया एसोसिएशन ही घोषित करती थी। अच्छा। मार्केट वाले इंतजार करते थे, ये आरती में पूछते थे भैया कौन कौन से दिन की छुट्टी है, तो वो छुट्टियां हम लोग ही घोषित करते थे। हम लोगों का इसके बाद काम का दायरा फैलने लग गया, तो नई संस्था पोस्टा का गठन हुआ, जो टेक्सटाइल मार्केट में हरबंस लाल सेठी की दुकान में बैठ कर पोस्टा का गठन हुआ। आपकी संस्था का लक्ष्य क्या है, विजन क्या है? हमारी संस्था का लक्ष्य ये है कि जो यहाँ का सूरत का कपड़ा बाजार है, तो सूरत के कपड़ा बाजार और जो बाहर के व्यापारी आते हैं, आज हम लोग, ये आड़तियों की संस्था है, एजेंट की संस्था, एजेंसी की संस्था, तो आज जो पैसा जो बाकी होता है वो आड़तियों का ही पैसा, अरबों रुपया बाहर बाकी होता है। तो वो आड़तियों लोग किसी चीटर के चंगुल में नहीं फंसे, या अगर कोई किसी के चंगुल में फंस जाए तो आड़ती एजेंट के पास आवे और मदद मांगे, और आड़ती एजेंट उनकी पूरी मदद करे। तो ये संस्था जो आपकी है, जो पेमेंट निकलवाती है, अभी ये पोस्टा भी बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसमें मिलेनियम के ग्रुप भी काफ़ी बने हुए हैं, और भी एनजीओ काफ़ी है जो पेमेंट निकालने का काम कर रहे हैं, तो आप में अलग ऐसा क्या? सर हमारी संस्था पेमेंट निकालने का उद्देश्य नहीं है। हमारी संस्था का उद्देश्य कि कोई भी कपड़ा बाजार से संबंधित कोई भी समस्या आ गई, जैसे ये संस्था बोल के आड़ती एजेंटों की है, मगर हम इसको आड़ती एजेंटों की नहीं, मैं कहता हूँ ये सारी सबकी संस्था है, दुकानदारों की भी संस्था है। नियम ये होता है कि कोई भी संस्था का मेंबर उसका ही केस लेना चाहिए। हमने अपने बोर्ड में पास किया कि जब तक प्रहलाद कुमार अग्रवाल इस संस्था में रहेगा, तब तक चाहे कोई वो मेंबर हो या नहीं हो, हम सबका केस लेंगे, चाहे यहाँ का लोकल दुकानदार हो या बाहर का व्यापारी हो, हम सबका केस लेंगे। जो सही है उसका हम जजमेंट देंगे। यहाँ का लोकल दुकानदार कंप्लेंट देता है बाहर के व्यापारी पे, हम उसके लिए लड़ते हैं। बाहर के व्यापारी के साथ यहाँ लोकल दुकानदार चीटिंग करता है, हम उसके लिए भी लड़ते हैं। अभी कुछ समय पहले बाहर के व्यापारियों का पैसा यहाँ के डबल पेमेंट आ गया, यहाँ के दुकानदार 2-2 साल से नहीं दे रहे थे। उनको समझाया, 1-1 महीने से समझाया, नहीं किया। लास्ट में उनको भी हमें प्रतिबंध करना पड़ा, आह्वान करना पड़ा कि कोई भी आड़ती एजेंट उस दुकान में नहीं चढ़ेगा। अच्छा। सर्कुलर जारी किया, 15 मिनट के अंदर उसने पेमेंट जारी कर दिया। तो इतनी बदनामी क्यों करते हैं? खौफ है इतना आपका? इतना खौफ है आपका मार्केट के अंदर? खौफ तो हम नहीं कहेंगे, कोई खौफ वाली बात नहीं है, मगर हम जो दिल से बात निकलती है वो उसको आप समझ लीजिए एक अच्छे संदेश के रूप में, कड़क रूप में जाते हैं। मैं अंदर से बहुत नरम हूँ, सामने से भी नरम, मगर मेरी आवाज को लोग पता नहीं क्या कैसे कड़क ले लेते। नहीं देखिए, वहीं पे होना चाहिए, कोई गलत करता है प्लाजी, सीधी बात है, उसको थोड़ा बहुत डर तो होना चाहिए। हाँ भाई संस्था है, कोई एक्शन ले सकती है आपका। जी, जैसे आपने बताया कि बार मंडी का कोई किसी का पेमेंट डबल आ गया, तो सीधी बात व्यवहारिकता के नाते उसे देना चाहिए, यहाँ देना चाहिए। वो यहाँ के दुकानदार कहते हैं साहब मेरा इस एजेंट के थ्रू और भी पैसा फंसा है, तुम्हारा एजेंट तुम्हारा, तुम एजेंट को पकड़ के बैठा लो। उस व्यापारी ने क्या किया दोस्त, उस व्यापारी का पैसा आप करो, ये थोड़ा सा गलत है। तो कितने केस आते हैं डेली के आपके पास? सर देखिए ये साल मेरे पास 1024 केस आए हैं। अच्छा। मगर डेली मेरे पास 5-6, कभी 15-20 भी आ जाते हैं, 4-5-5-6 डेली केस। मतलब इतना पेमेंट फंसता है लोगों का? जी। अच्छा जी, तो एक बात बताइए, अभी तक आपने कितनी रिकवरी करवा दी टोटल पेमेंट की?
सर देखिए, जब से हमारी संस्था का गठन हुआ, जब से हमारे आर्बिट्रेशन है, हमारे ख्याल से हमारी संस्था ने 500 करोड़ रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में 500 करोड़ के, हाँ जी, 500 करोड़ के आर्बिट्रेशन के अंतर्गत जजमेंट दिए, जिसको कोर्ट द्वारा 100% मान्यता प्राप्त हुई और कोर्ट ने मेरे सारे जजमेंट को कुर्की में कन्वर्ट किया। ये हम अच्छा। पिछले आपको 15 साल का रिकॉर्ड बता रहे, 500 करोड़ के तो हम जजमेंट दे चुके हैं। आपने कितने करवा दिए? और अभी जब से हम ये अभी हमारा 1 साल में जो अभी हमने जो रिकवरी कराई है वो करीब 25 करोड़ के ऊपर की रिकवरी हुई है। ये समाधान नहीं, ये 25 करोड़ रुपए कैश के रूप में मिला है। खाली 25 समाधान, करोड़? हाँ 25 करोड़। ये एक समाधान ऐसा होता है कि हमने सामने वाले का जजमेंट वो फैसला करा दिया और उसके बाद रकम दे नहीं दे, वो समाधान होता है। मैं समाधान में विश्वास नहीं करता, मैं पैसा दिलाने में विश्वास करता हूँ, जो कि 25 करोड़ के ऊपर लोगों को पिछले 9 महीने में लोगों को कैश के रूप में प्राप्त हो चुका है। यदि कोई आता है, फरियादी आता है अपना केस लेके, कितना समय लगता है मोटा मोटी उसको पेमेंट लाने में? सर जनरली तो एवरेज हमने देखा है कि मेरे यहाँ मैं 15 दिन के अंदर पैसा रिलीज करा देता हूँ। अच्छा। कोई केस में 2 महीना लग जाता है, वैसे एवरेज पेमेंट 15, 20, 25 दिन में पूरा पैसा आ जाता है। किस प्रोसेस से आप पेमेंट निकलवाते हैं? सर सामने वाले को मेरे को समझाना पड़ता है, उसको प्यार से, थोड़ा गुस्से से, थोड़ा डरा के कि भाई अगर तुम ये सामने वाले का पैसा नहीं दोगे तो हम तुमको पूरा ऑल ओवर इंडिया, जहां तक मेरा बस चलता है, हम तुमको व्यापार करने नहीं देंगे। अच्छा। तो उसको मेरे को आइडिया लग जाता है कि ये कपड़ा कहाँ से ले सकता है, तो मैं वहाँ से कांटेक्ट करता हूँ, चाहे यूपी चाहे बिहार, मैं वहाँ तक सर्कुलर जारी कर देता हूँ। तो उसका जब काम बंद हो जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर, मैंने अभी तक जितने ब्लैक लिस्ट किए, ब्लैक लिस्ट लोगों का पेमेंट मेरे पास लगभग हर दूसरे तीसरे दिन या कोई 4 घंटे में पैसा रिलीज हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है सामने वाले के पास पेमेंट ही नहीं होता है, सारा पेमेंट ही उसका खत्म हो जाता है, उसमें क्या करते हैं? नहीं, अगर उसकी वास्तव में दैनिक पोजीशन होती है तो उसको हम रिलैक्स देते हैं और उसको यही कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास क्या, अब वो नौकरी कर रहा है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक यहाँ लोकल एजेंट या एजेंसी थी, अनुपम मार्केट में थी, मैं नाम नहीं इस समय डिक्लेयर करूँ, मैं अभी 3 दिन पहले उनके केस आए, उनके मेरे पास 11 केस आए, लगभग सब साल हुए। वो एजेंट को मैंने बुलाया, बोला भैया मेरा तो पैसा मर गया है, मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ रघुकुल मार्केट में, कहेंगे मेरी पोजीशन नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, वहाँ कितना तुम्हें मिल रहा है? बोला 30,000 रुपये महीना सैलरी मिला। हमने कहा तुम्हारी देने की इच्छा है, अगर तुम नहीं दे पाओ तो भी तुम्हें माफ है, क्योंकि मैंने तुम्हारा रिजल्ट निकाल लिया, तुम एक अच्छे आदमी हो। तो बोला भैया मेरी देने की, तो हमने कहा ऐसा करो, तुम 10,000 रुपये दे सकती हो? बोला भैया जैसे आप बोलिए। तो मैंने अभी उसका फैसला किया कि तुम 10,000 रुपये की सब हमको 2 लाख, उसकी छोटी सी रकम थी, 2 लाख की थी। हमने कहा, हमने खुद ही डिसीजन दे, हमने कहा तू 1 लाख रुपए में सेटलमेंट कर ले, 1 लाख रुपए में तू 10,000 रुपये महीने की चेक दे, तेरे ऊपर कलंक दे जाएगा। उन्होंने स्वेच्छा से कल हमको ला के हमारी संस्था में चेक दे दिया। सामने वाली पार्टी को मैंने बोला कि भाई ऐसे मैंने जजमेंट दिया। बोले भाई साहब, पहला भाई जो आपने जजमेंट दिया वो मेरे को 100% मंजूर है, मेरे को मालूम है जो आप फैसला देंगे वो एकदम सही है। कोई ऐसी पार्टी का नाम बताएंगे जिसमें सूरत सबसे ज्यादा पेमेंट फंसा है अभी और जिसे आपने ब्लैक लिस्ट किया है? जैसे एक पटौटा की पार्टी है, उसी में 2 करोड़ रुपए मेरे पास केस आए। 2 करोड़? हाँ, 2 करोड़ रुपए उसका सूरत का बाकी है। वो हर मंडी में पैसा उसने रोक के रखा है, गोरखपुर वगैरह कई लोगों का मारा हुआ है। मैंने उसको ब्लैक लिस्ट किया तो उसने मेरे खिलाफ FIR कराई हुई है ऑलरेडी। वो चीटर है, वो अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है, वो चीटर है, वो व्यापारी हम उसको नहीं बोलते, उसको हम धोखेबाज बोलते हैं। ऐसी कोई बड़ी पार्टी जिससे आपने बड़ा पेमेंट निकलवा के दिखाया है, मैक्सिमम रकम? सब 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपए भी बहुत है। अभी अच्छा। हमारे कोई रघुकुल मार्केट या M2 में बिहाना प्रिंट्स करके हैं, उनका 1 करोड़ रुपए मैंने करीब 2.5 महीने में पैसा दिलाया है। एक हमारे एक साउथ के थे, उनका 50 लाख रुपए दिलाया है। ऐसे करके 1-1 करोड़ रुपए 50-50 लाख रुपए वाले भी हमारे पास बहुत है, जितना 1 करोड़ रुपए, मगर जिसका आज 1 करोड़ रुपए आता है 2 महीने में कभी, वो देखिए कितना खुश होकर जाता है। ठीक बात है। नहीं, आपके हिसाब से जैसे इसमें गलती किसकी होती है? व्यापारी जो इतना उधार देता है 1 करोड़ रुपए, मतलब बाकी हो जाता है सूरत का, क्या करना चाहिए भैया? 1 करोड़ फंसे ही नहीं, आगे ऐसा कोई सिस्टम नहीं आ सकता है जिसमें ये जड़ी मंडी जाए? सर सूरत के कुछ दुकानदार बहुत लालची होते हैं, कपड़ा बिकता नहीं है तो उल्टे सीधे एजेंटों को के थ्रू कपड़ा दे देते हैं, पूरी इंक्वायरी नहीं करते हैं। बाहर का एजेंट होता है जिसकी ABCD नहीं मालूम, वो एजेंट वहाँ कपड़ा किसको दे रहा है, उनका माल बिकता नहीं है, 2 पार्सल की खरीदी आती है, 25-25 पार्सल भेज देते हैं, उनको आइटम बनाना नहीं आता, तो ऐसे लोगों की रकमें फंसती है। आपके हिसाब से व्यापार का सही तरीका क्या होना चाहिए यार? व्यापार का सही तरीका कि सब जो टेस्ट आज चल रहा है, जैसे आज आप यूपी का काम कर रहे हैं, बिहार का काम कर रहे हैं, साउथ का, तो सबका टेस्ट अलग अलग होता है। आप बांग्लादेश का काम, तो वो टेस्ट का माल आप बनाइए। आपको आइडिया ही नहीं है,
यूपी वाला को आप कपड़ा बेच रहे हो, बना रहे हैं आप कलकत्ता का टेस्ट, तो आपका ऑलरेडी माल फंसेगा। तो आपको जिस मंडी का आइडिया, जिस मंडी के व्यापारी, उसका टेस्ट आप बनाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। आपके हिसाब से उधार में कपड़ा बेचना सही है, गलत है, क्या है? सर उधार में कपड़ा बेचना कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचें कि हम खाली हम कैश में कपड़ा बेचेंगे तो आप कपड़ा नहीं बेच सकते। उधार में कपड़ा बेचिए, मगर एक समय मर्यादा बनाइए कि हम 30 दिन 45 दिन का हम ऊपर उधारी नहीं देंगे। अगर जिस दिन आप एकदम शुरू में आपको तकलीफ आएगी, मैं कह रहा हूँ 6 महीने साल भर तकलीफ आएगी, अगर आप 30 दिन की धारा बना लेंगे तो 30 दिन में पैसा आपका आएगा ही आएगा, ये 100% 1000% सत्य। आपके हिसाब से मार्केट में जितने भी व्यापारी भाई है उनको अवेयरनेस समय समय मीटिंग नहीं करवानी चाहिए? व्यापार किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से सर नहीं मैं करना आपको चाहिए? एक उदाहरण बताऊं, मेरे पास करीब 60 साल पहले मार्केट के ट्रेडर्स लोग आए थे मेरे पास, कुछ मिलेनियम मार्केट, कुछ जगुकुल मार्केट, कुछ अभिषेक मार्केट, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए थे 3-4 लोग। उन्होंने कहा सब मार्केट में व्यापारियों में, आड़तियों में, एजेंटों में पेमेंट की धारा बहुत खराब हो गई, कोई 6 महीने में दे रहा है, कोई 8 महीने में दे रहा है, ब्याज भरता देता नहीं है। मैंने उनसे पूछा क्या चाहिए, बोले सब कम से कम 45 दिन की धारा होनी चाहिए। अच्छा। 100% होनी चाहिए। तो मैंने 45 दिन को के पेमेंट को 30 से 45 दिन का अच्छा माना और लास्ट 60 दिन। दुकानदार खुश होकर गए, ताली बजा के गए। अच्छा। बाई चांस 3 महीने बाद वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसएमई में 45 दिन की धारा ठीक बात है। घोषित कर दी। हाँ। तो यही एजेंट दुकानदारों ने विरोध करना चालू किया। तो हम कौन से दुकानदार की सही माने, जो 45 दिन में यहाँ पे आके ताली बजा गए, मिठाई खा गए, और जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 45 दिन किया उसका विरोध कर रहे हैं। तो यानी वो लोग नहीं चाहते कि 45 दिन में पेमेंट, यानी यहाँ का दुकानदारी चाहता कि मेरे को साल भर में पेमेंट मिले। आप बताइए इसमें कहाँ हम गलत है? सही बात है, एकदम सही बात है। जब पलाजी गवर्नमेंट आपको इतना साथ दे रही है, 45 दिन का सिस्टम लेके आई है, धजियार तो सूरत के व्यापारी ने उड़ाई है। 45 दिन का सिस्टम तोड़ा किसने? यहाँ के दुकानदारों ने। 45 दिन के ऊपर अगर कोई है, ठीक है, एक बार आपने कपड़ा भूल से दे दिया ना, वो आपको 6 महीने में दे रहा, आप ले लीजिए। इसके बाद उसको अपने आप प्रतिबंध कर दीजिए, नहीं हम 45 दिन के ऊपर नहीं देंगे। तो आपके हिसाब से उन व्यापारियों को करना क्या चाहिए? क्यों वो करते हैं? 45 दिन का सिस्टम क्यों नहीं बना पाते हैं? सर या तो उनका कपड़ा नहीं बिकता, क्योंकि कई दुकानदार ऐसे हैं जो कपड़ा अच्छा बनाते हैं, वो 30 दिन की उधारी में देते हैं, 30 दिन में उनका पेमेंट आता है। मैं आपको एक दुकान, खाली एक दुकान का उदाहरण देते, जैसे एक लीजा करके है, उसकी 30 दिन की धारा है, कपड़ा एकदम टंच बनाता है, एकदम 24 कैरेट बनाता है, 30 दिन में लोग उसका पेमेंट देते हैं, 200 का पेमेंट देते हैं एक साल में, उसका 30 दिन में पहुंचाते हैं। वो जीआर भी नहीं लेता है, जीआर भी आप उसके दीजिए, वो दुकान के बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसको अपनी क्वालिटी में विश्वास है। आप अपनी क्वालिटी में विश्वास रखिए तो आपकी धारा धोरण सब चलेगी। एक बात बताइए पलाजी, जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड है, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, ये डिपॉजिट लेके फिर कपड़ा देते हैं। आप जाइए इनके पास, कोई उधार का काम नहीं है, पहले पेमेंट लेंगे फिर आपको फ्रेंचाइज देंगे। सूरत जो है इतना बड़ा महानगर है, यहाँ पे उधार बोल के या नीचे गिर के माल बेचा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए सर, पहले यहाँ भी सूरत में पुराने जमाने में कैश जैसे ही व्यापार होता था, 7 दिन में पेमेंट होता था। अगर आप 7 दिन में उसको जगह 12 दिन में पेमेंट देते थे तो 5 दिन का वो ब्याज लेता था, सामने वाला साहूकारी से देता भी था। तो उस समय टर्म्स कंडीशन 2% का ब्याज चलता था। वो धीरे धीरे करके 30 दिन हुआ, 60 दिन हुआ, 90 दिन, अभी तो 180 दिन का जो पेमेंट है उसको लोग साहूकारी बोलते हैं कि 6 महीने में पेमेंट आ गया, खुश हो जाते हैं। तो मेरे को उनकी बुद्धियों पे भी तरस आता है। 6 महीने में पेमेंट, और ब्याज का सिस्टम अब बंद हो गया है। आज ब्याज का सिस्टम आप लागू कर दीजिए, तो जब ब्याज लगेगा ना, लोगों को देना पड़ेगा, तो पेमेंट ऑटोमेटिक स्टिक होगा, तो ब्याज की धारा आपको वापस लागू करनी पड़ेगी। अभी यहाँ सूरत का व्यापारी में पलाजी सबको ब्याज देना पड़ता है, सीसी का ब्याज देना पड़ता है, बैंक को ब्याज देना पड़ता है, और तो और जो व्यूवर्स होते हैं उनको ब्याज देना पड़ता है। लेकिन सामने वाला व्यापारी ना तो ब्याज देता है, 6 महीने बाद जीआर दे देता है, और उसके बाद आधा पेमेंट देता है, उसको भी साहूकार बोला जाता है। ये कब से सही होगा, कब क्या होगा, इसको देखते हैं आप? सर ये सब चीज़ सुधर सकती है। मैं सूरत के दुकानदारों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो यहाँ आप बाहर कपड़ा बेच रहे हैं, लोकल एजेंट से करिए, लोकल आड़तिये से करिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं, बाहर के ही एजेंट से काम करते हैं, बाहर के एजेंट के थ्रू ही बाहर के व्यापारी को बेचते हैं, तो आपका पैसा मर जाता है, वो एजेंट आपका फोन नहीं उठाता है। तो कम से कम इतनी बुद्धि तो लगाइए कि लोकल एजेंट से काम करिए और लोकल आड़तिये से काम करिए। आज लोग यहाँ के दुकानदार जो यहाँ लोकल आड़तिये है ना, उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। अच्छा, आज वो अगर 60 दिन की जगह उसका पेमेंट 45 दिन भी हो गया ना, तो यहाँ का दुकानदार आड़ती के ऊपर सर पे चढ़ के बैठ जाता है, सर हमको पेमेंट चाहिए, आपका पेमेंट लेट हो गया। यहाँ का आड़तिया 2 साड़ी कटी भी भेजेगा ना, और 400 रुपए की साड़ी गई होगी ना कटी, तो कहता है ये आइटम तो बंद हो गया है बाबूजी, मैं तो 100 रुपए में जमा खर्च करूंगा। और वही माल अगर एजेंट के थ्रू जाता है और साल भर में पेमेंट एजेंट के थ्रू आता है, तो दुकानदार हंस के लेता है।
बाहर का व्यापारी डायरेक्ट में माल जाता है, जीआर उठा के भेज देता है, 100 रुपए की साड़ी गई हुई 100 रुपए से बना के भेजेगा, 105 से बना के दुकानदार खुशी खुशी उसका क्रेडिट नोट बना देता है। तो ये दुकानदार यहाँ के जो है ना, वो सब थोड़ी दोगली चाल चलते हैं। इससे मैं इनका विरोध करता हूँ इस चीज़ पर। लोकल आड़तियों की वैल्यू नहीं करते हैं। हमारी जो ऑडियंस है इन्हें आप डिफरेंस बताइए, आड़तिया क्या होता है, एजेंट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, एजेंसी क्या होती है, तीनों का डिफरेंस बताइए। आड़तिया का मतलब ये होता है कि आड़त वाला जो भी कहीं का भी कपड़ा व्यापारी ला रहा है, यहाँ के व्यापारी को उससे कोई मतलब नहीं था कि कौन है, वो आड़तियों को देखता है। आड़तिया उसको कपड़ा दिलाता है, वो पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आड़ती की होती है, क्योंकि वो जो दुकानदार जो बिल बनाता है वो आड़तिया के नाम बनाता है और आड़तिया फिर अपना बिलिंग करता है। अगर बाहर की पार्टी फेल भी हो जाती है तो उसको आड़तियों को वो यहाँ के दुकानदार को बोलता भी नहीं कि मेरा व्यापारी फेल हो गया, वो उसको उठा के अपनी रकम चेक बना के दे देता है। तो यानी वो इन्वेस्टर हो गया। और जो यहाँ का लोकल एजेंट हो गया, वो वहाँ के व्यापारी का नाम बताता है कि साहब इसको माल भेज दो, तो उसमें एजेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है। मगर यहाँ का जो सिस्टम कायदा जो होता है कि जो एजेंट कपड़ा भेज रहा है वो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अच्छे व्यापारी को माल दिलाए। मगर यहाँ के जो 70% एजेंट वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, खाली कहते हैं मेरे को तो 2% से मतलब है, चाहे चोर को बेचो चाहे 19-21 को बेचो, गलत है। 30% एजेंट है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर उनका व्यापारी फेल हो जाता है, कुछ होता है, तो वो आके वो पेमेंट देते हैं, कम ज़्यादा करके जो भी है देते हैं। मगर 30% एजेंट जो मतलब 70% एजेंट जिम्मेदारी से मुक्त है। सब हम तो 2% कमाते हैं। अरे 2% तो हर आदमी कमाता है, 2% तो आड़तिया भी कमाता है, वो तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता है। तो जो 70% एजेंट, उनका मैं इस मामले में विरोध करता हूँ कि जो ये काम गलत करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। धीरे धीरे आपके जैसे आप खुद एक आड़तिया हो, भाई आड़तिया के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, आड़तिया कम हो रहे हैं, वो एजेंसी में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? वो यहाँ दुकानदारों के व्यवहार की वजह से वो आड़तिया एजेंटों में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सब हम तो अपनी रकम ही लगा रहे हैं, 2% हमको भी मिल रहा है, 2% एजेंट को भी मिल रहा है। जीआर आता है, दुकानदार खुशी ले लेता है, वो 6 महीने में पेमेंट देता है, तो एजेंट अपने पास दुकानदार कुछ नहीं बोलता है। और हमारे पास तो 60 दिन के बाद दुकानदार चढ़ बैठता है, जीआर आएगा, जीआर वापस नहीं लेगा, क्योंकि वो तो मालूम है कि आड़तिया साहूकार है, उठा के वो पार्सल भेज देगा, आड़तियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए देना पड़ता है। तो इसलिए लोग आड़तिया लोग खुद जानबूझ के एजेंसी में कन्वर्ट हो। वैसे कोई नहीं चाहता कि हम कन्वर्ट, मगर यहाँ के दुकानदारों के व्यवहार की वजह से यहाँ का आड़तिया एजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें नुकसान तो व्यापारी का ही है, इसमें यहाँ के दुकानदारों का नुकसान है। हाँ, जो पेमेंट 45 दिन में 50 दिन में मिलती थी, अब डायरेक्ट बिलिंग होती है, उसका कोई माई बाप नहीं है। हाँ, ये दुकानदार को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। एक बात जो मेरे से एजेंट लोग काफी मिलते हैं, वो मेरे को बोलते हैं सर हमारी बात भी तो रखा करो, तो उनकी बात मैं बात रखता हूँ यार, बुरा मत मानिएगा भाई। वो कहते हैं कि 2% हम लेते हैं, मात्र 2%, और हमसे 98% वसूला जाता है। हम भी तो माई बाप हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी तो ऑफिस लेके बैठे हैं, खर्चे लगते हैं, टूरिंग के खर्चे लगते हैं, 1% हमारा खर्चे में चला जाता है, 1% में हम काम करते हैं मात्र, और उसी में हमें 99% लोगों का चुकाना पड़े, तो हम कैसे व्यापार करें, जबकि व्यापारी तो हम ही लाते हैं। सर आड़तिया भी तो 2% ही लेता है, पूरा इन्वेस्टर पूरी गद्दी रखता है, पूरे स्टाफ रखता है, उनके लिए रसोई चलाता है, बाहर के व्यापारी के लिए खाने का इंतजाम करता है, यहाँ के अपने स्टाफ के लिए करता है। तो ये एजेंट अगर बोलता है मैं सिर्फ 2% कमाता हूँ तो गलत है। आज एजेंट अगर 50 करोड़ की भी अगर चलानी कर रहा है तो 2% से सब कितना हुआ, 1 करोड़ रुपया हो गया, तो कहाँ से वो कम हो गया? एक एजेंट की बात मेरे को ये भी सुनने में आई, सर एक बात बताइए सर, हम कोई व्यापारी ढूंढते हैं, अंदर तो बढ़ के देखते नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं है। हम भी चाहते हैं भाई सामने वाले का काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए, उधर भी काम हो जाए। व्यापारी कमाता है 12%, 15%, 20%, उसके हिसाब से हम कमाते हैं 2%। कल ना बाई चांस पार्टी डूब जाती है तो कुछ तो हमारा ख्याल रखना चाहिए, 50-50 या 20%, ऐसा कुछ ख्याल तो रखना चाहिए। सारा हम पे डाल दोगे तो ये कैसे का नियम है? सर हमारे पास जो केस आते हैं एजेंटों के थ्रू, जो अच्छे एजेंट होते हैं उनके व्यापारी फेल हो जाते हैं, तो मैं सामने वाले दुकानदार को भी बुला के बोलता हूँ कि भाई देखिए एजेंट के थ्रू गया, एजेंट जिम्मेदार है, आप इसके साथ बैठ के आपस में बात कर लो, कुछ कम ज्यादा करके कर लो, एजेंट अपने पास से पैसा देगा। आज आपको उससे 80% में करना हो, 90% में करना हो, आप दोनों रजामंदी आपस में समाधान करके कर लो, वो एजेंट आपको अपनी चेक बना के दे देगा। जो एजेंट कहते कि नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं क्यों दूं पेमेंट, तो भैया जब तुम पेमेंट नहीं दे सकते, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो तुम यहाँ झक मार रहे हो क्या एजेंटी करने के लिए? जाओ बोरिया बिस्तर बांधो या नौकरी करो। जिम्मेदारी जो एजेंट जिम्मेदारी से मुक्त होता है या भागता है, उस एजेंट का विरोध पूरा हमारा आरटीआई एसोसिएशन करता है। अच्छा, एक एजेंट ये भी बोल रहा था सर, कई बार क्या होता है किसी ने पेमेंट लेट दिया, फिर लेट आता है तो इसमें गलती हमारी क्या, हमारी दलाली रुक जाती है, या कोई जीआर बाकी है उसकी वजह से हमारी दलाली रुक जाती है। कई बार ऐसा होता है दलाली के लिए
हमें बार बार चक्कर काटना पड़ता है। 500 रुपये दलाली के लिए 10 बार चक्कर काटेगा तो हमारा तो 500 रुपये वैसे ही पगार में चला जाता है। सर आज से 1 साल पहले मैंने नियम भी बनाया, उसको मीडिया द्वारा भी किया कि कोई भी एजेंट की जो रोजी रोटी होती है वो दलाली से चलती है। अगर किसी एजेंट के थ्रू कोई व्यापारी का पेमेंट लेट आया, साल भर में आया, 6 महीने में आया, तो उसकी आप दलाली मत खाइए, उसकी दलाली एजेंट को दे दीजिए। और उसके बाद उसका पेमेंट लेट है तो आप उस दुकानदार से हाथ जोड़ लीजिए कि मैं आपसे काम नहीं करूंगा, मगर उसकी दलाली आप मत खाइए, उसकी दलाली हाथ जोड़ के दे दीजिए और उससे व्यापार आप भले ना करिए, मगर दलाली आप नहीं रोक सकते उसकी। उसका पेमेंट लेट आया कोई दिक्कत नहीं, मगर उससे आप उसकी दलाली आप उसका हक है। जैसे प्रहलाद जी आप एक आड़तियाँ हैं, आप एजेंटों के बारे में थोड़ा सोचिए भाई, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या चेक लेना चाहिए पहले, एडवांस चेक, या फिर ब्लैंक चेक लेके ही काम करना चाहिए? क्या आपको राय देनी चाहिए एजेंटों को? जैसे कि हमने नियम निकाल रखा है कि कोई भी आड़ती एजेंट 3 चेक ब्लैंक लेके सिक्योरिटी के रूप में रखेगा। तो जो हमारे आड़ती हैं वो सब हमारे नियम का पालन कर रहे हैं, 3 चेक सिक्योरिटी के रूप में वो लोग रखते हैं। मगर ठीक है, ये नियम के हिसाब से हमने बना रखा है, मगर चेक की भी वैल्यू क्या होती है? आपका अगर कैरेक्टर ही खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो चेक क्या करेगा? चेक बाउंस हो जाएगी, अब 138 करते रहिए, समन जाइए, समन में जाइए, कोर्ट कचहरी से। देखिए मैं हर माननीय कोर्ट का, पुलिस का डिपार्टमेंट का सबका सम्मान करता, मगर जो नंगा है उसके लिए सब कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी, पुलिस भी नहीं करेगी। जो समाज से डरता है, जिसको अपनी इज्जत प्यारी है, तो वो हमारे आर्थिक संस्था के कहने से भी पेमेंट दे देगा या अन्य संस्था के कहने से दे देगा। तो ये चेक सिक्योरिटी लेके बाकी कोर्ट से कोई केस नहीं आता, पैसा नहीं आता है, 20 साल चलता है, 10 साल चलता है। आप किसी के खिलाफ FIR दर्ज करा दीजिए, वो आएगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, जाएगा, वो जमानत करा लेगा, इसके बाद वो क्या कहेगा? सब हमने तो आपने पुलिस केस कर दिया ना, आप कोर्ट से ले लीजिए। ये तो विचार है। एजेंट की एक समस्या ये भी आ रही है कि स्टार्टिंग के अंदर जब हम जुड़ाते हैं तो हम क्या है, लिमिट बांध रखी है, लेकिन व्यापारी उनको डायरेक्ट कर लेता है, धीरे धीरे डायरेक्ट कर लेता है और हमको साइड में कर देता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ के दुकानदार सब बहुत लालची है इस मामले में। आज आड़ती के थ्रू भी अगर कोई अच्छा व्यापारी लगा तो साल भर तो उससे अच्छा काम करते हैं, फिर वो देखते हैं ये सॉलिड व्यापारी है, तो उस व्यापारी से क्या कहते हैं, हम तुमको डायरेक्ट देंगे काम। तो उससे फिर वो डायरेक्ट करने लगते हैं, बाद में उससे फंसते भी हैं। अब हम क्या बोले, नाम भी बोलना चाहें, चलिए हम एक नाम आपको डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट है श्री केदारनाथ जी अग्रवाल, इनका एक बहुत अच्छा व्यापारी है। वो उन्होंने यहाँ के मार्केट से उसको कपड़ा दिलाते थे। अब यहाँ के दुकानदार ने उसका वाइस प्रेसिडेंट केदार जी से भी अच्छे संबंध है। अब उसने उनके व्यापारी को डायरेक्ट फोड़ के कपड़ा देने लगा, साल भर से वो डायरेक्ट दे रहा है। केदार जी ने एक बार ऐसे पूछा कि यार अपने स्टाफ से, यार ये व्यापारी इस दुकानदार का माल नहीं ले रहा है, यार इसका कपड़ा तो अच्छा बिकता है। बाद में उन्होंने अपने से तहकीकात की तो मालूम पड़ा कि उसने डायरेक्ट कर लिया। दुकानदार से पूछा कि तुम उससे काम कर रहे? नहीं, मतलब दुकानदार झूठ बोल गया। बाद में उसको मानना पड़ा कि हाँ हमने काम किया। तो सब ऐसे दुकानदार का क्या कोई वजूद है? गलत है। उसने केदार जी का 2% का हक मारा, केदार जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये दुकानदार की नैतिकता नीचे गिर रही है। हम नाम भी नहीं ले सकते इस समय, मगर वो दुकानदार अगर मेरा ये संदेश सुन रहा हो तो ये दुकानदार के लिए बहुत शर्म की बात है। और उस सब मेरे निवेदन है कि 2% की तुमने उनकी जो डिफरेंस खाया है चोरी छुपे, उसका जाके 5% भरपाई करो, केदार जी से जाके माफी मांगे। सही बात है। तुम एक बात बताइए यार, जो एजेंट लोग जो काम करते हैं, जैसे रेगुलर काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है, सामने वाला व्यापारी पहले तो खूब अच्छा काम करता है, लेकिन धीरे खाली हो जाता है। पता कैसे लगाए कि वो व्यापारी अंदर से वो खोखला हो रहा है? कैसे पता चले? और जब पता चलता है तो उसका लाखों रुपये फंस जाता है उसके अंदर। सिर्फ देखिए, अच्छे बुरे की खुशबू तो आती है। अगर खराब व्यापारी धीरे धीरे पोजीशन डाउन हो रही तो उस मंडी से हवा आ जाती है। ये हम अपना आपको 50 साल का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। अगर व्यापारी का धीरे धीरे डाउन होता है, कहीं ना कहीं मंडी से उसकी खुशबू आती है कि साहब अब इसका काम बैठ रहा है। आज यहाँ का लोकल आड़तिया होता है, एजेंट आता है, हम लोगों की भी एहसास होने लगता है कि अब ये डूबने वाला है, साल भर बाद डूब जाएगा। तो हम लोगों को कई एहसास है कि ये अब ये 2 साल बाद खत्म होने वाला, 1.5 साल, तो खुशबू तो आ जाती है। तो लालच के चलते वो देता रहता है, लालच के चलते देते हैं। तो कपड़ा नहीं बिक रहा है तो इस लालच के चलते देते हैं। यहाँ के व्यापारी भी थोड़े से कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, बिना शर्त के माल देते हैं, बिना समझ के व्यापार देते हैं। कोई भी रेफरेंस मिल गया, कैसा भी रेफरेंस मिल गया, बस ग्रुप में रेफरेंस ओके है, उसको माल दे दिया जाता है। सर, सूरत में रेफरेंस देने की प्रथा जो है ना, इस समय बहुत खराब हो चुकी है। हम आज से आपको करीब 30 साल पहले की बात बताएं, जब टोटल ज्यादातर पंजाबियों के हाथ में मार्केट था। उस समय मार्केट लिमिटेड मार्केट थे, टेक्सटाइल मार्केट, मूलचंद मार्केट। आज कोई भी बढ़िया से बढ़िया भी आड़तिया वहाँ जाता था ना, कोई दुकानदार से कपड़ा लेने, तो वो दुकानदार उनसे पूछता था भैया आप रेफरेंस दीजिए। फिर वो
यहाँ का दुकानदार 10 दुकानदारों को फ़ोन करता था कि मेरे पास ये आड़ती आया है या ये एजेंट आया, इसका काम कैसा है, उससे रेफरेंस लेता था, इसके बाद कपड़ा बेचता था। तो उस समय किसी दुकानदार का पैसा नहीं डूबता था। अभी तो क्या है, लोगों ने रेफरेंस में ग्रुप में डाल दिया कि भाई ये फलाना ढिमाका ये व्यापारी है, लोगों ने थम्सअप देना चालू कर दिया, 4 लोगों ने थम्सअप दे दिया, उन्होंने कपड़ा बेच दिया। अब वो ये नहीं देख रहे हैं ये थम्सअप कौन दे रहा है, स्टाफ थम्सअप दे रहा है, कौन थम्सअप दे रहा है। अरे आपको इतना भी टाइम नहीं कि आप सामने वाले दुकानदार को फ़ोन करो, 5 दुकानदार को फ़ोन करो, भैया ये हमारे पास कानपुर का व्यापारी आया, बरेली का व्यापारी है, लखनऊ, ये कैसा व्यापारी है, सब रेफरेंस लेना जानते ही नहीं है, खाली थम्सअप पे दे दिया तो ऑटोमेटिक उनकी रकम डूबेगी। तो ये परिभाषा तो यहाँ के सूरत के दुकानदार व्यापार को खराब कर रहे हैं। आपके हिसाब से कोई पेमेंट डूबता है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, एजेंट का, व्यापारी का, या सामने वाले कस्टमर का, किसका रोल ज़्यादा होता है? सभी का ही रोल होता है। जो एक तो बाहर का जो व्यापारी धोखेबाज की नीयत से करेगा, उसने रकम डुबो दी। एजेंट जो है, एजेंट के लिए मैं क्या बोलूँ आपको, यहाँ के जो आड़ती हैं उनके यहाँ का जो कोई खाना बनाने वाले स्टाफ है या चेक बांटने वाला है, कोई वजह से अपने सेठ से लड़ाई कर लेता है, 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीने की सैलरी है, मेरे पास कम से कम ऐसे 10 आदमियों के नाम है जो वहाँ से नौकरी छोड़ते हैं या हटा दी जाते हैं, इसका डायरी पेन लेते हैं, क्योंकि वो चेक बांटता है तो दुकानदार उनको पहचानता है, हाँ सेठ मैंने वहाँ अब आड़त का काम कर लिया, एजेंसी का काम कर लिया है, आप इस व्यापारी को 5 पार्सल भेज दो, उसको तो शुरू में भेजा है, एक आध बार शायद पेमेंट ठीक आ गया। एक बात है, जो अच्छे आड़तियों का जो व्यापारी नहीं रहा, तो सब ये एजेंट जो छोटे छोटे ये एजेंट आए, इनका कहाँ से रहेगा, और उसके थ्रू वो लोग कपड़ा देने लगते हैं, मालूम पड़ता है फिर उस एजेंट के थ्रू 3 करोड़ फंस गया, किसी के करीब 5 करोड़ फंस गया, ये पोजीशन। तो यहाँ के ये दुकानदार अपना व्यापार अपने हिसाब से ही खराब कर रहे हैं। सूरत के जो व्यापारी है, सबसे कॉमन गलती क्या करते हैं जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं? जैसे क्या गलती करते हैं भाई? पैसा खूब लगाते हैं, मार्केट में दुकान भी अच्छी लेते हैं, स्टाफ भी पूरा रखते हैं, लेकिन अपने व्यापार को बढ़ा नहीं पाते हैं। क्या वजह है उसका व्यापार नहीं बढ़ पाता? इनका एक्सपीरियंस की कमी है। जहाँ पे जो क्वालिटी बन रही है वो क्वालिटी बनाए, अच्छी मिलों में काम करें, अच्छा टेस्ट बनाए, अच्छे आड़तियों से संपर्क करें, अच्छे एजेंट से संपर्क करें, अच्छी एजेंसी से संपर्क करें, तो ऑटोमेटिक अगर उनकी क्वालिटी में दम होगा तो उनका माल बिकेगा, इसमें खैर कोई दिक्कत नहीं। स्टाफ जो मंडी में ज़्यादा की कपड़ा बेचता है, इसे आप कैसे देखते हैं, सही देखते हैं या गलत है? सब उनकी क्वालिटी में देखिए, हम 5% 10% लोगों की तो नहीं कह सकते कि भाई वो अपना कपड़ा डायरेक्ट डीलिंग में करते हैं और बाहर जाके कपड़ा बेच के आते हैं, वो ठीक है। 90% लोगों यहाँ उनका कपड़ा नहीं बिकता है, क्वालिटी नहीं बनाते, तो एजेंट आड़ती है इनका चढ़ना नहीं चाहते, तो वो उठा के थैला लिया, सैंपल लिया, स्टाफ को भेज दिया, वो जाके वहाँ जगह जैसे पान वालों की दुकान होती है ऐसे जाके वो कपड़ा बेचाता है। यहाँ का दुकानदार ने सोचा आया ये ऑर्डर आया 100 पार्सल, वो तो खुशी खुशी बेच दिया। 100 पार्सल में पेमेंट कितना करना है, 5 पार्सल करना है, 95% का पैसा डूब जाएगा। तो ये कपड़ा बेचने का कोई ढंग थोड़ी है, कपड़ा ऐसे थोड़ी बिकता है। आप अपने माल की इज्जत रखेंगे तो कपड़ा आपको इज्जत देगा। आपको नहीं लगता है पलाश जी, जो जीआर आता है कहीं ना कहीं कमिटमेंट हम गलत करते हैं, उसकी वजह से जीआर आता है? हाँ जी, ये बात सही है कि कई मामलों में ऐसे आते हैं कि सामने वाला व्यापारी जो ऑर्डर दे रहा है, जो डिजाइन दे रहा है, इंडेंट तो आपने बना दिया, वो डिजाइन तो आपके पास रेडी नहीं है, आपने उठा के उसको दूसरा पार्सल भेज दिया। अच्छा, कई आइटम ऐसे होते हैं जो फ्लॉप होने वाले होते हैं, 3 महीने 2 महीने में फ्लॉप होने वाले होते हैं, उसने 5 पार्सल लिखा है, आप 70 पार्सल, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आइटम फेल होना है, आपने 70 पार्सल भेज दिए, सामने वाला आपको कंप्लेंट करता है, हाँ कोई बात नहीं हमने भेज दिया, आप बेचो कोई बात नहीं, 6 महीने साल भर नहीं आता, फिर आप हमारी संस्था में आते हैं, कई आते हैं कि भाई ये पार्टी ने मेरा पैसा रोक दिया, इसको ब्लैकलिस्ट करो, तो हम उससे बात समझते हैं, सामने वाले के हमको सबूत देता है, सब हमने देखिए 5 पार्सल लिए, हमको भेज दिया 70, तो सब गलती नहीं, यहाँ के दुकानदारों की। कोई आप एक्शन लेते हो उसके? बिल्कुल 100% एक्शन लेते हैं। हाँ 100% एक्शन लेते हैं। मतलब सूरत का व्यापारी भी अगर गलत करता है तो आप उसके सामने भी एक्शन लेते हो? हाँ, उसके ऊपर भी एक्शन। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के व्यापारियों को? भाई हम यहाँ के सभी व्यापारियों को, चाहे आड़ती हो चाहे यहाँ का दुकानदार हो, कम व्यापार करिए, सुरक्षित करिए, सेफ रहिए, गलत सलत माल मत बनाइए, गलत सलत लोगों को चीटिंग नहीं करिए, और सही व्यापार। सूरत का व्यापार आपको नहीं लगता धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है? सर डाउन तो नहीं कहेंगे, ये अपने को परिभाषा गलत लग रही है। साड़ियों का व्यापार आप भले कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चलन अब जो हो गया वो ड्रेस में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो व्यापार तो उससे लागुना बढ़ा है, नो डाउट। पहले एक कोई भी आड़ती 5 करोड़ की आड़त करता था, उस समय वो 5 करोड़ माने, आज वही आड़ती 150 करोड़ रुपए की आड़त करता है। तो ऐसा नहीं, व्यापार तो बढ़ा है, मगर उसके रूप अनेक हो गए, लहंगे में हो गया, कोई ड्रेस में हो गया, तो गारमेंट में व्यापार सूरत आगे बढ़ा है, व्यापार तो काफी सूरत का बढ़ा है। और आपको यदि कोई ऐसी पावर मिल जाए जो मार्केट में आप सुधार करना चाहें,
क्या सुधार लाना चाहेंगे मार्केट के अंदर आप? सबसे पहले तो हम पेमेंट के लिए कहेंगे कि अगर हमें पावर मिलती कि भाई हम आपको 30 दिन के ऊपर उधारी नहीं देंगे, आपकी जितनी कैपेसिटी है 5 लाख की कैपेसिटी है, 50 लाख की 5 उतना ही कपड़ा ले जाइए जितना आप 30 दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमको 60 दिन 90 दिन में देंगे तो ठीक है, एक बार आप हमको 60 दिन में दे देगा, इसके बाद हमारी दुकान मत चलिएगा। तो ये पावर है कि सबसे पहले आपको पेमेंट की व्यवस्था अपनी एकदम टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो 1 करोड़ रुपए की कपड़ा आपने बेच दिया 5 करोड़ का, तो आपने बैंक से कर्जा ले लिया, इधर से उधार ले लिया, हाथ पेरी ले लिया, आप तो ब्याज भर के करना है, अंदर से आप खोखले हो जाएंगे। तो आपको अपने ऊपर पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रहलाद जी, आपके हिसाब से नगद में व्यापार करना चाहिए क्या उधार में व्यापार करना चाहिए, किस तरह से व्यापार करना चाहिए? सर देखिए, वैसे तो कपड़ा व्यापार नगद में ही करना चाहिए, मगर नगद में व्यापार आप पूरा कर नहीं सकते। उधार में करिए, मगर 30 दिन 45 दिन के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्योर व्यापार अगर आप कैश में करना चाहेंगे तो उतना आपको टर्नओवर भी नहीं मिलेगा, उतना कपड़ा बिकेगा नहीं। तो 30 से 45 दिन की मैक्सिमम करेगा। सूरत का जो पैसा फंसता है उसमें व्यापारी भाइयों को क्या करना चाहिए जिससे उसका पैसा ना फंसे? सर हम आपको एक उदाहरण बताएं, आज से कुछ समय पहले एक अहमदाबाद मंडी है, वो बहुत अच्छी चलती थी। बीच में उनके यहाँ भी बहुत लंबी उधारी होने लग गई, अहमदाबाद मंडी एक समय में फेल हो गई थी। अभी अहमदाबाद मंडी फिर वापस स्टिक हो गई 30 दिन में पेमेंट। तो सर आज अहमदाबाद मंडी नंबर 1 काम कर रही है। वहाँ की जो उनकी संस्था है मस्कती महाजन संस्था का नाम है, शायद 100 साल के ऊपर की पुरानी संस्था है। अगर कोई शिकायत वहाँ भी जाती है मस्कती महाजन में, वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, सामने वाले को ब्लैक लिस्ट करते हैं, ये करते हैं। तो आज अहमदाबाद मंडी में टॉप पे चल रही है। और हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ भी कोई भी संस्थाएं हैं, भिन्न संस्थाएं हैं सूरत में, वो कोई भी अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, सूरत का बाजार काफ़ी अच्छी तरक्की करेगा, मगर संस्थाओं को एक्टिव होना पड़ेगा। सूरत का व्यापार और आगे अच्छी तरह से बढ़े, इसलिए एजेंटों को क्या क्या करना चाहिए? एजेंटों को ये करना चाहिए भाई, जो भी बाहर के व्यापारी लाते हैं उनको ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ का जो दुकानदार है वो हमारे ऊपर इतना विश्वास कर रहा है, तो हमको भी इसके साथ गलत नहीं होने देना चाहिए। तो वो वहाँ के जो चुने हुए एग्जैक्ट अच्छे व्यापारी हैं उनको लावें, उनसे यहाँ काम करावें, तो उनकी रकम भी नहीं बचेगा और उनका लाइफ टाइम का जिंदगी उनका व्यापार चलता रहेगा, रोजी रोटी चलती रहेगी और उनका नाम भी होगा। व्यापारी जो रेफरेंस जो होता है उसका किस तरीके से रेफरेंस लेवे वो बताइए सबको। रेफरेंस के लिए तो ये, जैसे मानिए सपोज करिए हम कह रहे हैं गोरखपुर का व्यापारी कोई आया और डायरेक्ट वो काम कर रहा है, एजेंट के थ्रू भी आया, तो एजेंट से तो रेफरेंस लेवे, गोरखपुर के बाजार से भी रेफरेंस लेवे, क्योंकि वो वहाँ उस मंडी से भी काम करता होगा, तो वहाँ के चुनिंदा 4 लोगों से करेंगे कि ये व्यापारी कैसा है। अगर उसका रेफरेंस अच्छा आता है तो देवे, और अगर रेफरेंस अच्छा नहीं आता है, क्योंकि कई दुकानदार ऐसा कहते हैं चलो आया है रेफरेंस खराब है, कोई बात नहीं अपना तो पैसा आ जाएगा, ये पद्धति भूलनी पड़ेगी। रेफरेंस डायरेक्ट खुद फोन करके, स्टाफ के जिम्मे नहीं करे, रेफरेंस के मामले में दुकानदार खुद एक्शन ले ले और खुद इंक्वायरी करे, तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में रेफरेंस आता है, नीचे कोई थंबनेल का निशान देता है, ओके है, उसको माल दे दिया जाता है, आप इसे कैसे देखते हैं? सब उस थम्स अप पे ही तो सारा पैसा डूबता है। अभी रिसेंटली M2 के ग्रुप में अभी हमने देखा, करीब आज से 2 महीने पहले कोई भी किसी का भी रेफरेंस के लिए होता था तो फटाफट थम्सअप आने लगते, तो मैंने कहा ये अभी किसी ने नाम पढ़ा नहीं और थम्सअप कैसे आ गया, तो मैंने देखा 2-3 तो मेरे जान पहचान, ये स्टाफ है। मैंने उसके सेट को फोन किया कि तुम्हारे यहाँ ये स्टाफ 15,000 रुपये महीने की सैलरी कर रहा है और किसी का भी किसी के लिए रेफरेंस डाला वो थम्सअप दे रहा है, ये क्या मतलब है? मैंने उसको एजेंट को, वो स्टाफ को मैंने अपने ग्रुप से, एडमिन में था M2 वगैरह में, मैंने रिमूव किया। मिलेनियम मार्केट में मैंने फोन किया, मैंने कहा ये आपके ग्रुप में जुड़ा है, इसको रिमूव करिए। वहाँ से रिमूव कराया, फिर वो उसी स्टाफ का फोन आता है, भाई साहब आपने मेरे को रिमूव करा दिया, प्लीज जोड़ दीजिए ना, हम आप रेफरेंस नहीं देंगे। मैंने उसके सेट को फोन किया, हमने कहा इस तरह का ये चीटिंग का काम कर रहा है, तो वो सेट ने भी समझा, उसको 15 दिन तक उसको नौकरी से निकाल दिया। तो रेफरेंस को थम्सअप पे नहीं चाहिए, सामने वाला थम्सअप दे रहा है अगर आप जानते हैं कि इस दुकानदार ने रेफरेंस दिया तो आप उसको जानते हो ना, वो दुकानदार से आप डायरेक्ट फोन पे बात करिए कि भैया ये व्यापारी का कैसा है, इसने मेरे यहाँ माल लिखा है, तो अच्छा व्यापारी होगा तो एक दूसरे को रेफरेंस वो सही देगा, गलत नहीं देगा, थम्सअप पे नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी हमारे ऑडियंस को। आशा करते हैं ऑडियंस को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, नॉलेज मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आने वाले हैं बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसी प्रकार से। तो मिलते रहेंगे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, धन्यवाद।